नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे कर्मयोगी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दिवाकर मणि त्रिपाठी जी, जो मल्टी टैलेंटेड हैं। यूँ कहे कि इनको कृष्ण भगवान का असर है। थोड़ा बहुत मैं इंट्रो देता हूँ दिवाकर सर के बारे में। कंसल्टेंट एंड क्रिएटिव मैनेजर हैं एट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, साथ साथ में फाउंडर हैं ओ पाइन डायरीज के और फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर भी हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले आज आपके माता जी का जन्मदिन है, इसके लिए हमारे लाउड स्पीकर टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं बताना चाहूँगा कि आज ही मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और डायरेक्टली आपके पास इंटरव्यू देने चला आया। हाँ। और मैं अभी जाऊँगा, सरप्राइज विजिट है मम्मी के लिए, अभी उनको पता नहीं है। हाँ। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं काटना चाहूँगा कि आपने बोला कि कृष्ण के जैसा, तो शायद कृष्ण के जैसा तो बनना ना बड़ा मुश्किल है। बड़ा क्या मतलब, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका छोटा सा अंश भी अगर हमारे अंदर आ जाए ना तो शायद हम दुनिया में कुछ भी कर जाए। मैं उनको फॉलो करता हूँ और मेरे गुरु भी मैं उनको मानता हूँ, वो मेरे सब कुछ हैं। मैं कृष्ण को मैं सब कुछ मानता हूँ अपना। तो ये मत कभी ये कहिएगा कि उनके मतलब उनके जैसा मैं हूँ, उनके जैसा तो बनना मेरे बस का नहीं है। बस उनको फॉलो करना ही हमारे बस में है। थोड़ा बहुत, वो भी बहुत नहीं। तो ये चीज़ है। सर, हमने तो कुछ बताया आपके बारे में, आप थोड़ा सा हमारे लिसनर और व्यूवर जो भी हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। अपने बारे में क्या बताऊँ? अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में कंसल्टेंट, मतलब सलाहकार और क्रिएटिव मैनेजर कार्यरत हूँ। मेरा एक स्टार्टअप है ओपाइन डायरीज, जो कि DPIT रिकग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो पूरा होल एक्सपीरियंस जो रहा है वो रहा है बॉलीवुड में। 9 साल। और मतलब बहुत सारे एड्स एज अ लाइन प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एड्स, वेब सीरीज, फिल्म, सीरियल्स, तो काफ़ी सारे किए हुए हैं। तो यही है। आपने सर अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की? शुरू के दिनों में आप यहीं अपने महाराजगंज से ही पढ़े हैं, उसके बाद कैसे आप बॉलीवुड में गए? थोड़ा अपने सफ़र के बारे में बताइए सर। मैं कैसे गया ये नहीं कह सकता, ये उन्होंने पहुंचाया, ऊपर वाले ने। तो हुआ क्या कि देखिए, 12th तक मैंने महाराजगंज से ही मैंने अपनी पढ़ाई की। 12th के बाद मैं बरेली यूनिवर्सिटी, मेरे दादाजी रेलवे में सब इंस्पेक्टर थे, तो मैं उनके पास रह के ग्रेजुएशन करने लगा। उसके बाद चाचा जी के पास दिल्ली चला गया, वहीं पे मैंने थिएटर किया। अच्छा। गंधर्व महाविद्यालय से मैंने म्यूजिक भी सीखा और शास्त्रीय संगीत सीखा था मैंने। और वहीं पे थिएटर, मॉडलिंग, तो वहीं से कुछ चीज़ें आई और सीरियल मिला पहला, खामोश सा अफसाना। टॉम अल्टर, M.K. रैना, रूपा गांगुली, ये मेरा पहला सीरियल था एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, प्लस छोटा सा कैरेक्टर भी था एज अ एक्टर, मैंने उसमें काम किया था, मेरा पहला वो था। एक रैंडम एड शूट मिला था मुझे बहुत पहले। वो था फेसबुक का एड था, मतलब मैं ऑडिशन देखने गया था और मैं सेलेक्ट हो गया। ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद सावधान इंडिया किया वहाँ पे दिल्ली में ही। फिर उसके बाद एक फिल्म भी की, रिलीज़ नहीं हुई। 2016 में 9 जनवरी को मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। और 2-3 साल काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद थोड़ी जर्नी ठीक हुई और उसके बाद तो मतलब कंटिन्यूअस बहुत सारे एड्स एज अ लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद वेब सीरीज़, मूवीज़, तो काफ़ी अच्छा था। हम लोग सर टीवी सीरियल या बॉलीवुड हम लोग देखते हैं, थोड़ा बिहाइंड पर्दे के पीछे क्या क्या चलता है हम लोग को थोड़ा सा बताइए सर। और उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा? एक्सपीरियंस अच्छा था। मतलब काम करना, देखिए क्या है ना कि हर जगह पे मतलब 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो बॉलीवुड का जब हम नाम लेते हैं ना, तो लोग
पीछे जो है ना लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ ऐसा बता दे कि जो मसाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी काम करते हैं और करते रहते हैं और करेंगे ही। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली आप अपना काम निभा रहे हैं, जैसे इंटरव्यू लेते हैं, उसके पीछे का जो पोस्ट का काम होता है, प्री का जो काम होता है वो आप करते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट का काम होता है, मतलब शूट होने के बाद जब आप करते हैं। तो वैसे हमारा भी चीज़ें हैं कि पहले स्क्रिप्ट बनती है, फिर एक्टर्स फाइनलाइज होते हैं, लोकेशन होता है, फिर उसके बाद उसका ब्रेकडाउन बनता है कि क्या क्या कैसे कैसे इस चीज़ को वो किया जाएगा, कैमरा कौन सा होगा, कौन से लेंसेज पे शूट होंगे, किस कंपनी में DI होगा, कलर ग्रेड जिसको कहते हैं, एडिटिंग कौन करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है। बहुत सारे फंक्शन। हाँ, बहुत सारा, मतलब बहुत लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। दिवाकर सर, कोई जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, लिसनर सुन रहे हैं, अगर बॉलीवुड में जाना चाहते हैं तो उन कैसे जाएंगे और क्या उनका रोड मैप होगा बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने? टिप्स क्या है, बॉलीवुड में काम करने के लिए आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन एक ना मिथ्या है, लोगों को ये लगता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं फिर भी हम चले जाएंगे। और मोस्टली लोग ना अपना करियर इस चीज़ में लेके ख़राब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप थोड़े स्मार्ट हैं, बॉडी बना लिया तो चलो हीरो बनने चले जाते हैं, हीरोइन बनने चले जाते हैं। तो देखिए, लुक से काम नहीं मिलता है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके एक्टिंग पे काम करना पड़ेगा, आपके फिजिक पे काम करना पड़ेगा, आपको मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। जब आप ना जब कोई एक एक्टर, जो अच्छे एक्टर होते हैं, जब वो किसी कैरेक्टर को जीते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि वो कोई कैरेक्टर पकड़ते हैं, तो मेथड एक्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि आपको अपने अंदर से अपनी जो भावनाएं हैं, जो चीजें हैं, आप जो खुद है उसको मारना पड़ता है, तब आप दूसरे कैरेक्टर में जाते हैं। आप समझो कि आप एक बेगर, एक भिखारी का काम कैरेक्टर आपको मिला है, और आप अगर ये सोच रहे हो कि यार मेरा मर्सिडीज नहीं आया, मुझे आईफोन का अभी मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ यार, 1.5 लाख रुपए चाहिए मुझे, तो आप फिर वो भिखारी का जो कैरेक्टर है वो नहीं जी पाओगे। तो आपको अपने आप को मारना पड़ता है। उसके लिए आपको मेंटल पीस जो होता है ना, मेंटल पीस जो होता है वो बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो पहले आप अपने ऊपर काम करें। मतलब वो क्या है कि देखिए, कहना आसान है, लेकिन हर चीज़ में ना आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये लोगों का जो सोच है ना कि अरे चलो चलते हैं, कुछ तो हो जाएगा, वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आपको अपना काम करना पड़ेगा। पहले आप कहीं थिएटर ज्वाइन करिए, अगर आपको एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है तो किसी को असिस्ट करिए, पढ़िए, किताबें बहुत सारी हैं, डायरेक्शन के बारे में जानिए, फिर उसके बाद आप मुंबई निकलिए। इसमें कैरियर जब बनाने कोई जाता है तो उसके अंदर सबके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि मेरा फ्यूचर इसमें सिक्योर हो पाएगा कि नहीं, मेरे जितने सारे ड्रीम है वो पूरा होंगे कि नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बोलूँगा। पहला चीज़ तो ये होता है कि कोई सिक्योर नहीं है लाइफ में। मैं किसी को सिक्योरिटी का जो होता है ना, कहते हैं अरे अब करियर थोड़ा सिक्योर हो जाए, तो कौन सिक्योर है आज के ज़माने में? कोई नहीं है। मैं अमिताभ बच्चन जी का नाम लेना चाहूँगा कि सन 2000 में वो पूरी तरीके से उनकी सारी चीज़ें डूब चुकी थी। ठीक है, तो उतना बड़ा आदमी भी सिक्योर नहीं है। अच्छे अच्छे एक्टर्स जो एक टाइम पर बहुत चल रहे थे वो भी गायब हो गए। अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन है वो भी एक टाइम थे गायब हो गए। अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन एक टाइम आते हैं चले जाते हैं। तो सिक्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं है। हमारे जो हमारे पास जो है ना वो हमारा कर्म है, और जब तक कर्म आप अपना अच्छा नहीं करोगे ना तो फिर आप कुछ नहीं पा सकते और आप सिक्योर नहीं हो सकते। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आप बोल रहे हो ना कि सिक्योरिटी, आप जब काम कर रहे हो ना तो सिर्फ आप अपने काम पे फोकस करो ना, अपने आप को बेहतर करने पे फोकस करो। आप काम इसलिए करना लोग चाहते हैं कि बॉलीवुड में जाएंगे, बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत नेम फेम मिल जाएगा, तो आप काम कहाँ कर रहे हो फिर? काम तो आप 10% भी नहीं कर रहे हो। 90% तो आप इस चीज में जी रहे हो कि लोग मुझे देखें, लोग वाहवाही लेके आए। सर, आपने स्टार्टअप शुरू किया है, उसके बारे में बताइए सर। हाँ, स्टार्टअप जो है मेरा, ये ना इसकी कहानी मैं बताता हूँ। सन 2020 में ना 2020, और ये पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना जहाँ पे लोग आसानी से अपनी चीज़ें लिख पाएँ, पब्लिश कर पाएँ। एजुकेशन सेक्टर को अब आप देखेंगे, वीडियो का देखिए कि वीडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है ना यूट्यूब, कि आप वीडियो डालिए पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, लेकिन मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं
लिखने वाले, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, कॉपियों में लिखते हैं, वो गायब हो जाता है। हाँ, ठीक है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवल करते टाइम आप बोलते हो कि मैं राइटर हूँ, तो आप किसी को क्या भेजोगे? अपना फेसबुक लिंक? या मैं किसी मतलब पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ने का जरिया नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, अगर वो अपने आर्टिकल्स कहीं पब्लिश करे और यहाँ का जो पढ़ने वाला लड़का है जिसके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए फाइनेंशियली, चाहे जो भी चीजें हों, वो अगर उनको पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेगा? किताबें मिलती नहीं हैं, किताबें महंगी हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया और मेरी टीम है, मैं और मेरे को फाउंडर कुमार हर्षित ने पहले इसकी शुरुआत की 2021 में। इस पे काम करना शुरू किया। तो बेसिकली हमारा प्लान यही था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे कोई टेक्निकल नॉलेज ना लेना पड़े किसी को, ना डोमेन खरीदना पड़े, ना होस्टिंग खरीदना पड़े, मतलब कोई वेबसाइट ना हो, आसानी से मोबाइल से चला सके, कोई वर्ड लिमिट ना हो। तो आप जो है मेरा बेसिकली जो हमारा स्टार्टअप, उसका नाम जो है ओपाइन डायरीज। मैं फिर से रिपीट करूँगा, ओपाइन डायरीज। तो जब आप विजिट करेंगे, अभी हमारा वेबसाइट है www.opinediaries.com, ठीक है, उसकी हमने शुरुआत की और आप वहाँ पे आसानी से, हमारा एक मेन प्लान यही था कि आप अपनी चीज़ों को आसानी से पब्लिश करो, रीडर राइटर को एक जगह पे जोड़ना। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 14 देशों के लोग लिख रहे हैं। क्या बात है सर। और हमें DPIT रिकग्निशन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के द्वारा। और 2 हफ्ते पहले हमें फंड मिला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और हम अब उसको ऐप पे कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, वो ऐप डेवलप करवा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी रीडर राइटर हैं विजिट करें कम से कम www.opinediaries.com पे। तो ये एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि महाराजगंज जो ज़िला है हमारा, गोरखपुर से सटा हुआ, वहाँ का ये पहला स्टार्टअप है जिसको फंड मिला है। क्या बात है सर। इतने पिछड़े वर्ग का, और हमारा मेन भी उद्देश्य यही रहा है कि हम मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो शहर जा नहीं पाते, जिनके पास इतनी फाइनेंशियली सुविधाएं नहीं हैं, वो भी आज सबके पास मोबाइल है, तो वो डिजिटली जुड़ सके, चीज़ें पढ़ सके। एजुकेशन, आप वीडियो भी बना रहे हैं तो कम से कम आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और फ़ायदा है, बताना चाहूँगा मैं आपको कि आप अपनी चीज़ों को पब्लिश करिए, वो तब तक सुरक्षित रहेंगी जब तक ये डिजिटल ज़माना है। अच्छा। आप सिर्फ अपना एक लिंक देंगे, वो जो राइटर हुआ, रीडर हुआ, वो आपको तुरंत आपको विजिट करके पढ़ सकता है। दिवाकर सर, राइटर जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी स्टोरी कोई कॉपी ना कर ले, तो ऐसे में आपका जो ओपाइन डायरी है, इस पे क्या सिक्योरिटी है? देखिए, सिक्योरिटी का मतलब यह है कि हम उस पर लीगली एक्शन लेते हैं अगर आपका कोई कंटेंट उठा के ले जाता है। पहला चीज़ तो मैं आपको इस चीज़ का बता दूं कि आप जब कुछ लिखते हैं ना, तो जो सामने वाला है अगर वो कहीं पब्लिश कर रहा है, अगर आपसे पहले पब्लिश किया है तो या तो वो आपका जानने वाला होगा, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं शेयर किया होगा तो किया होगा, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका कोई कंटेंट है, वो किसी और साइट पे या ऐप पे पड़ा हुआ है, किसी ने डाला और आपने उस पर कंप्लेन किया, तो हम लीगली, हमारी जो टीम है, लीगल टीम, वो उस पर एक्शन लेती है। क्योंकि उसका जो रेवेन्यू अगर बन रहा है, या तो वो डिलीट करें, नहीं तो रेवेन्यू जो भी बन रहा है तो उसमें शेयरिंग करें। तो ये सिक्योरिटी हमारे साइड से है। सर, आपके प्लेटफॉर्म पे जो राइटर है, राइटिंग कर रहा है डेली, तो उसमें कुछ उसको कैश भी या फंड भी? देखिए, जब वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये प्लानिंग है कि फ्यूचर में हो सकता है हम 1-2 साल में ऐसा करें कि हमने धीरे धीरे प्लानिंग, हम उस पर चल रहे हैं कि किस स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम फ्यूचर में यही प्लान लेके चल रहे हैं कि राइटर को पैसे मिले। उसका हमारे पास अलग अलग 9 तरीके का रेवेन्यू जनरेशन का है, वो मैं अभी मतलब बता नहीं सकता। अच्छा। वो टर्म्स कंडीशन अभी वो नहीं है। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली राइटर को पैसे मिलेंगे। कुछ सर प्लेटफॉर्म ऐसे हैं वहाँ पे राइटर अपनी कहानी लिख रहे हैं और उसको वॉइस में कन्वर्ट किया जा रहा है, वीडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ आपने? देखिए, अभी हमारा जो मेन फोकस जो है ना, वो रीडिंग राइटिंग पे ही है। अच्छा। मैं अभी वीडियो या डिजिटली, क्योंकि जो एक होता है ना कि एक विजन लेके चलना, कभी इधर कूदना कभी उधर कूदना ना, 2 नाव पे ना पैर रख के चलना, वो ठीक नहीं होता। हमारा मेन फोकस है, क्योंकि इंटरनेशनली लोग अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो वो एक विजन की वजह से जुड़ रहे हैं, और अभी हम उसको नहीं ब्रेक करना चाहते हैं। हम फ्यूचर में हम देखेंगे, टीम से डिस्कस होगी, जो टीम है हमारी, अगर वो सजेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली। सर, आपका दिल्ली में प्रोडक्शन हाउस है और वहाँ पे एड शूट होता है, शॉर्ट मूवी भी बनती है,
और जो भी हमारे लिसनर या व्यूअर देख रहे हैं, अगर आपसे हेल्प लेना चाहें, थोड़ा सा आप इसके बारे में, प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताइए। देखिए, प्रोडक्शन हाउस जो है अभी हम हाँ। लोगों ने रिसेंटली ओपन किया है और हम ऐड शूट कर रहे हैं। मेरा एक ऐड शूट हो चुका है, दूसरे के लिए डिस्कशन चल रहा है। तो जो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो बताया कि 9 साल का जो बॉलीवुड का एक्सपीरियंस रहा है, वो अब हम दिल्ली में कर रहे हैं। और दिल्ली के साथ साथ लखनऊ, गोरखपुर, अगर कोई ऐड बनवाना चाहता है या असिस्ट करना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कर ले लाउड स्पीकर 19 पे, और आप उनको नंबर दे दीजिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो जो भी होगा, मतलब चाहे वो अपना करियर बनाना चाहते हो या अपना ऐड बनवाना चाहते हैं, प्रमोशनल कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उनको मदद करेंगे। हाँ, मदद करेंगे। दिवाकर सर, जाते जाते हम आपसे पूछेंगे कि हम लोगों ने जो ये कर्मयोगी का श्रृंखला स्टार्ट किया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी वही बात मैंने बोली ना कि हर वो आदमी ना जो दुनिया में सबसे नाम कमाया है ना, वो रोनाल्डो हो या कोई भी हो, मतलब आप मेसी को ले लो, मतलब ये फुटबॉल के बड़े नाम हैं। आप मतलब किसी बड़े साइंटिस्ट को ले लो, बड़े क्रिकेटर को ले लो, पॉलिटिशियन को ले लो, बिजनेसमैन को ले लो, वो अपना काम करते हैं। तो जो कर्म है ना, वही सबसे प्रधान है। आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। इस बात पे ना एक बात बोलता हूँ आपको कि कृष्ण ना, लोग उनके ऊपर उंगलियां उठा देते हैं 2 मिनट में, समझना बहुत मुश्किल है। जिंदगी बीत जाएगी आपको कृष्ण और भगवत गीता समझने में। आपको मैं बताऊं कि जो कर्म है ना, वो चाहते तो जो चाहते वो कर लेते, लेकिन फिर भी वो धरती पे आके ना, उन्होंने सारी चीजें करते हुए अपने कर्म को निभाया। हाँ, ठीक है। और कर्म बहुत जरूरी है। आप दिन भर अपना कर्म ही निभा रहे हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अच्छे से निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो। ठीक है। मैं ये बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 2 साल से मैं भगवत गीता सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। मैं एक साथ 10-10 काम ले लेता हूँ, मैं करता हूँ, और मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होता, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं होता। मेरे सारे काम बनते हैं, क्योंकि मैं सारा काम ना रात में सोते टाइम उनको दे देता हूँ कि ये मैंने जो किया है, वो आपको दे रहा हूँ मैं। और जिस दिन मैं नहीं किया रहता हूँ तो मुझे डर भी लगता है कि आज मैं क्या बोलूँगा, या मैं कुछ गलती किया तो मैं क्या बोलूँगा। तो और आप मानोगे नहीं, जब से मैंने ये शुरू किया ना, मुझे एहसास हुआ है कि मेरी सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं। जैसे लगता है ना वो प्लान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आप अपना कर्म करो, सब छोड़ दो मेरे ऊपर और मुझे निछावर कर दो। तो आप एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप मेरे सीनियर हो, ठीक है, और आप मुझे काम दिए और किसी दूसरे को भी काम दिया आपने। तो एक आया है, नहीं बोलूंगा मैं उनसे, जा रहा हूँ मैं घर, और एक है जो डेली बेसिस पे आके आपसे बोला है, सर मैंने जो आपने काम किया था वो मैंने कर दिया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अब आपके ऊपर है। आप एक बार बताओ, आप किसको ज्यादा तवज्जो दोगे? मुझे, जो आपको रोज रिपोर्ट कर रहा है, अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। कल अच्छा, लोग सोचते हैं कुछ बड़ा मिल जाता ना तो हिला देता, ये कर देता। बड़ा तब मिलेगा ना जब आप मेरे पे ट्रस्ट करने लगोगे, छोटे काम को मैं बेहतर करने लगूंगा, तो आप कहोगे लो ये बड़ा वाला काम देखो। तब आता है फिर वो जो साइकिल होता है ना, कि एक टाइम आने के बाद फिर पैसे भी बहुत बनने लगते हैं, आप प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। आप मुझे क्यों बुलाए? आपने कुछ ऐसा तो था नहीं कि बहुत स्मार्ट है, ये है वो नहीं, आपने इसीलिए बुलाया ना, मैंने काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और काम को धीरे धीरे मैनेज करते करते आज देखिए कि मिनिस्ट्री का काम है, शूट का काम है मेरा, ओपाइन डायरीज का काम है, और भी 2-3 चीज़ें मेरी चल रही हैं, और मैं फोकस्ड होकर उन कामों को निभाता हूँ। और टचवुड, जब आप अच्छा काम करने लगते हो ना, लोग भी आपको अच्छे मिलते हैं, आपकी टीम भी बहुत बेहतर बन जाती है, और आपको ना लोग सम्मान तभी देंगे जब आप अपने काम को सही तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे अंडर इस टाइम 10 लोग काम कर रहे हैं और मैं ही बेहतर काम करके ना दूं, तो वो क्या कहेंगे? तो कर्म तो करना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से कर्म करना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से बस अपना कर्म करिए और आगे बढ़ते जाइए। दिवाकर सर, इतने सारे प्रोजेक्ट छोड़ करके और अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टाइम तो सब वही मैनेज कर रहे हैं। टाइम देने का क्या है कि मैंने बताया कि आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है, और मैं डायरेक्टली दिल्ली से आया और आपके स्टूडियो में आ गया हूँ। फिर मैं यहाँ से निकलूँगा मम्मी को सरप्राइज़ करने के लिए। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और इसके साथ ही हम लोग भी आपके मम्मी के लिए कुछ करेंगे। अभी निधि से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बिहाइंड द कैमरा है, और लाउड स्पीकर 90 FM की तरफ से आपकी मम्मी के लिए ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज के कर्मयोगी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे दिवाकर मणि त्रिपाठी जी। आशा करते हैं इनसे जो भी बातें हमने की आपके कैरियर के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायी रही होगी। अगले किसी और कर्मयोगी से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। होटल विवेक, घर से दूर घर जैसा वातावरण। अपने उत्सव के पल को बनाइए खूबसूरत, टेंशन फ्री और यादगार होटल विवेक के साथ। पार्टी आपकी, व्यवस्था हमारी। शादी, तिलक, सगाई, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी व मीटिंग के लिए संपर्क करें। होटल विवेक, बैंक रोड, गोरखपुर। कांटेक्ट नंबर 9450478832। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।